मेट्रोमेरा.com में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ हैं बीजेपी की यंगेस्ट टैलेंटेड प्रवक्ता सुश्री नेहा बागा जी। नेहा जी, आपसे मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, आपने राजनीति में आने के लिए कब सोचा और क्यों सोचा? हाँ, यूँ तो ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी मेरी कि राजनीति में आना है, क्योंकि स्कूल टाइम पर मैंने ये सोचा कि एयर होस्टेस ट्रेनिंग करके एयर होस्टेस बनना चाहिए और मैंने ट्रेनिंग भी करी। उसके बाद जब मेरा एमिरेट्स में सिलेक्शन हुआ तो फैमिली नहीं चाहती थी कि अरब कंट्री में मेरा बेस हो, वहाँ पर जाके मैं रहूँ। तो एक जर्नलिज्म की पढ़ाई में मैंने उस समय जो है एडमिशन लिया, ग्रेजुएशन किया जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में। वहाँ से फिर कुछ न्यूज़ चैनल्स में काम भी किया मैंने, नेशनल में, रीजनल में। और देर आफ्टर कुछ ऐसा पड़ाव आया, फैमिली की कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी कि मुझे ये समझ में आया कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जो है वो अपने ही अधिकारों के लिए कानून के चक्कर काटता है, बहुत सारी चप्पल घिसता है और उसके बाद भी उसको न्याय नहीं मिलता। जगह जगह पर ऐसे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो आपको प्रताड़ित करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और सही होने के बावजूद आपके जो कागजात हैं कहीं आपको वो उपलब्ध नहीं होंगे, आपका टाइम वेस्ट करेंगे, आपको चक्कर लगवाएंगे। तो मैंने निर्णय लिया कि अन्ना आंदोलन जब आया तो बहुत सा यूथ उसमें अट्रैक्ट हुआ, क्योंकि वो भी भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहता था। तो मैंने भी वो निर्णय लिया और अन्ना जी के आंदोलन से हम जुड़ गए और निकल पड़े। तो वहाँ से एक तरीके से राजनीतिक जो जीवन है उसकी शुरुआत हुई। आपने क्या स्कूल या कॉलेज में भी सोचा था कि मैं राजनीति में जाऊंगी? नहीं, स्कूल कॉलेज में तो बिल्कुल नहीं सोचा था। जितना थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज के नाते पता होना चाहिए राजनीति के बारे में, बस उतना ही पता था। बहुत बेसिक से जो सवाल होते हैं, जवाब होते हैं। और मैंने जैसे आपसे कहा कि सोचा तो मैंने एयर होस्टेस का था, पर वहाँ से टर्निंग पॉइंट आया, ग्रेजुएशन जर्नलिज्म का किया, क्योंकि मुझे लगता है कि जर्नलिस्ट के नाते भी एक आप समाज की आवाज़ को उठा सकते हैं और जो आपका दायरा है, जिस प्रकार से आप लोगों की सहायता करना चाहते हैं, उनकी समस्याएं उठाना चाहते हैं, वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। पर अगर उसको इम्प्लीमेंट कराना है, रिफॉर्म में आना है, पॉलिसी मेकिंग में आना है, तो पॉलिटिक्स का पार्ट होना आवश्यक है। मुझे मालूम है कि शायद आपकी जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो बिजनेस है ना? तो क्या आपका बिजनेस में भी रुझान कभी रहा है और है? हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि पॉलिटिक्स को जो लोग बिजनेस के तौर पर ट्रीट करते हैं, मुझे लगता है कि उसी से आज राजनीति का इतना नुकसान हुआ है। और अन्ना जी का जो आंदोलन शुरू हुआ या जो भ्रष्टाचार इस तरीके से जड़ों में फैल गया था हमारे राजनीति के, क्योंकि राजनीति में लोग बिजनेस को ले आए थे और एक ऑल्टरनेट आपका जो अर्निंग है वो होनी चाहिए हमेशा। तो निश्चित तौर पर कुछ मीडिया हाउसेस में मैंने काम किया, मैंने आपसे पूर्व में भी कहा, पार्ट टाइम भी मैंने काम किया और कुछ एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में भी मैंने काम किया। तो साइड बाय साइड ये काम चलता रहा और बिजनेस के नाते भी आउटडोर का काम मैं अभी भी करती हूँ, जिसकी वजह से जो अर्निंग है और जो समाज का काम है, दोनों पैरेलल चलता रहे, दोनों आपस में क्लैश ना हो। आप क्या सोचते हैं, राजनीति में किस तरह के लोगों को आगे आना चाहिए और उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखिए, आपने जैसे पूर्व में मेरा जो इंट्रोडक्शन दिया था कि यंगेस्ट प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी वो दल है जो सभी को मौका देता है और उनके पास हर काम के लिए कार्यकर्ता होता है और हर कार्यकर्ता के लिए कुछ ना कुछ काम होता है। अभी जो पूरी नई युवा पीढ़ी है जो आने वाले 10, 20, 25 साल के लिए लगातार समाज के लिए जो काम करेगी, ऐसे लोगों को अवसर देने का काम पार्टी ने किया है। प्रवक्ता के तौर पर मुझे ये जिम्मेदारी मिली है। आप जिला अध्यक्ष देखेंगे या फिर संगठन के विभिन्न पद देखेंगे तो वहाँ पर भी बहुत से युवा जो हैं उनको समाहित किया है, युवा मोर्चा से अलग हटकर। तो ये जो एक सिलसिला पार्टी के माध्यम से शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि युवाओं का एक अपना स्थान है और युवा जिस प्रकार से देश के निर्माण के लिए सोच सकता है या आगे के लिए रणनीति बना सकता है, ऐसे लोगों की आवश्यकता है। जो लोग कहते हैं कि राजनीति दलदल है और उसमें नहीं जाना चाहिए, मैं प्रत्येक युवा से कहूँगी कि अगर आप समाज में किसी प्रकार का डिफरेंस लाना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, समाज को लेकर आपकी कोई परिकल्पना है, तो आपको ज़रूर आना चाहिए। हाँ, लेकिन एक तरफ मैंने ये देखा कि बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत सीनियर प्रोफेशनल्स भी हैं जो राजनीति में आना चाह रहे हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि राजनीति एक गंदा सा वातावरण होता है, प्रोफेशनल
प्रोफेशनलिज्म नहीं होता है और शायद हमारे टैलेंट को जगह नहीं मिलेगी, तो आपका क्या विचार है इसमें? सपोज करो मैं बीजेपी में आके कुछ करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा काम करना चाहता हूँ, तो क्या आप एग्जैक्टली उसको एकदम जो उसने प्रपोजल दिया है उसका इतना अच्छा बैकग्राउंड, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब सीएम या जो भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है कि वो कुछ भी काम करती है तो जनता से उनका ओपिनियन लेती है। जो लोग इच्छा रखते हैं पार्टी से जुड़ने के लिए उनको हमेशा स्वागत भी किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अभी हमारा मध्य प्रदेश का बजट लेकर आई है सरकार, और बजट लाने से पहले जो बुद्धिजीवी थे, जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं, उनसे सुझाव लिया गया कि बजट में किस प्रकार के प्रावधान होने चाहिए, कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो जनता चाहती है उसको समाहित किया जाए, किन वर्गों के लिए किस प्रकार से योजनाएं बनाई जाए। और उसी प्रकार से जब हम कोई और पॉलिसी लेकर आते हैं तब भी जनता के बीच में जाते हैं। तो जिन आप इंटेलेक्ट या प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल्स का साथ हमेशा ही पार्टी के माध्यम से लिया जाता है। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर अगर वो सोचेंगे कि उनने जो सोचा है बस उनके आते ही वो सब हासिल हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये उस स्तर पर संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कार्यकर्ता जो है फ्रॉम द स्क्रैच काम करता है, पार्टी की रीति नीति से जुड़ता है, विचारधारा से जुड़ता है, और बहुत मेहनत करके पार्टी को उसने खड़ा किया है, तो निश्चित तौर पर स्थान मिलेगा। पर एक जो प्रोसेस है पार्टी का, जिस तरीके से दायित्व मिलते हैं उसको आपको निभाना पड़ता है, जब आप उसमें सक्षम हो जाते हैं तो पार्टी आपको जो आपकी इच्छा है उसको पूर्ण भी करती है। मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी आपके पास बीजेपी में क्या दायित्व है? मेरे पास अभी 2 दायित्व हैं। एक, मैं प्रदेश में प्रवक्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी में, और दूसरा महिला मोर्चा की मैं प्रदेश मीडिया प्रभारी हूँ। तो ऐसे 2 दायित्व हैं। पूर्व में मैं मीडिया पैनलिस्ट थी प्रदेश में। वैसे मुख्य काम आपका क्या है उसमें, मीडिया में? जो दिन भर के जो विषय निकल कर आते हैं उस पे प्रवक्ता के नाते मैं जो डिबेट्स हैं उसमें हिस्सा लेती हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हूँ। कई बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लेने के लिए प्रवक्ताओं को, पैनलिस्ट्स को अलग अलग जिलों में भी भेजा जाता है। तो इस प्रकार की भूमिका है। और मीडिया प्रभारी महिला मोर्चा में होने के नाते, जो महिला मोर्चा जिन कामों को करता है प्रदेश में, जिले में, मंडल में, ब्लॉक स्तर पे, उसको मीडिया तक पहुंचाना, उसको समाचार पत्रों के लिए या न्यूज़ पेपर्स के साथ साथ में न्यूज़ चैनल्स तक पहुंचाना, तो ये दायित्व मेरे पास है। मतलब ये प्रदेश लेवल पे है? जी, ऐसे 2 दायित्व हैं। पूर्व में मैं मीडिया पैनलिस्ट
अग्रणी भूमिका में साल में एक बीमारू राज्य से सुचारू राज्य हुआ है मध्य प्रदेश। और आज आप जीडीपी देख लें या फिर पर कैपिटा इनकम देख लें या जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है या जिस प्रकार से युवा, किसान, महिला, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी और एससी एसटी सभी का समावेश करके जिस तरीके से सरकार चली है, हम पुनः माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे और 200 पार के नारे के साथ जो नारा दिया है सरकार दोबारा बनाएंगे। मतलब सभी चाह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान निश्चित तौर पर ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जो गुटों में धड़ों में बटी हुई रहे। कहीं पे कमलनाथ जी का गुट होगा, कहीं पे जीतू पटवारी जी का होगा, कहीं दिग्विजय सिंह जी का होगा, कहीं गोविंद सिंह जी का होगा। यहाँ पर नेतृत्व जो निर्णय ले लेता है सभी कार्यकर्ता उनके साथ में चलते हैं। एक मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री बहुत पॉपुलर हैं मध्य प्रदेश के, तो मुख्यमंत्री शिवराज जी की सबसे 3 महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या रही है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से काम करते हैं, एक तो 24/7 वो एक्टिव मोड में रहते हैं, जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं और जिस विनम्रता के साथ में, जिस डेडिकेशन के साथ में वो कार्य करते हैं, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जो मैंने आपको योजनाएं बताई, जिस दिन से वो सरकार में आए हैं, जिस दिन से वो राजनीतिक जीवन में आए हैं, उन्होंने सदैव ही जनता के कल्याण के लिए काम किया है। इस प्रकार की योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन किया है जो कई बार वो स्वयं बताते हैं कि ब्यूरोक्रेट स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। एक लाडली लक्ष्मी योजना उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आज 35 लाख बच्चों को उसका लाभ मिल रहा है और इस प्रकार की अनेक योजनाएं हैं जिसको ब्यूरोक्रेसी नकारती थी, वो कहती थी कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, पर आज फॉरेन देश के विभिन्न राज्यों में नहीं, एक डेलीगेट आया था, मैं भी उस मीटिंग में थी, मुझे भी उनसे इंटरेक्ट करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा ये रोल मॉडल है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्रांतिकारी कदम है और वो अपने देश में जाके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी की मुझे लगता है कि कई सारी उपलब्धियों में से कुछ उपलब्धियां हैं। अभी कल ही बजट आया है मध्य प्रदेश का, आप क्या विचार क्या है, आपका ओपिनियन क्या है बजट के बारे में और आप 10 में से कितने नंबर देंगे बजट को? देखिए, ये इस प्रकार का बजट है जिसको हम सर्व समावेशी कह सकते हैं, सर्वस्पर्शी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, जो भांजियां हैं खास तौर पर उनके लिए, जो मेधावी छात्र हैं उनको मुख्यमंत्री जी स्कूटी देंगे, लाडली लक्ष्मी है ही, लाडली बहना है ही, किसानों का जो रकबा है आज लगातार बढ़ रहा है और केवल आज भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र में है तब नहीं, बल्कि जब यूपीए की सरकार केंद्र में हुआ करती थी तब भी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने जिस प्रकार से किसानों का दुख दर्द समझा, जिस प्रकार से किसान बेहतर अपनी क्षमताओं का उपयोग कैसे कर सकता है, उसको देखते हुए जिन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया है, लगातार हमारा जो है सिंचाई रकबा बढ़ा है, वो हमारे सामने है। मैंने आपसे कहा कि आज इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है भारतीय जनता पार्टी की वो लगभग 24% है, जो कांग्रेस जब थी, दिग्विजय सिंह जी का जब शासन था उस समय -0.61% हुआ करती थी। आज 1,40,000 जो है पर कैपिटा इनकम हो गई है, 11,000 हुआ करती थी दिग्विजय जी के शासन में।
तो मूल अंतर ये है कि सड़कों का जाल बिछ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सीएम हाई राइज जैसी परिकल्पना है और उसको जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। तो ये बजट जो है 10 में से 10 अंकों वाला है, क्योंकि इसमें कोई वर्ग नहीं है जिसको छोड़ा गया है और सभी के हित के लिए, जिसे हम कहते हैं, ये वैसा बजट लाया है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है 100% चुनावी बजट भाई। नहीं, कांग्रेस ने कभी अच्छा कहा है? कांग्रेस ने कभी पॉजिटिव चीज को पॉजिटिवली स्वीकार किया है? आज भी 3 राज्यों के परिणाम आए हैं, कांग्रेस को जनता हर जगह से नकार रही है। जहां 60-65 साल उन्होंने राज किया, उनका सुपड़ा साफ हो रहा है। और जिस तरीके से जब डिजिटल बजट लाने की बात हुई तो नेता प्रतिपक्ष खड़े हो गए, कहा कि मैं इसका विरोध करूंगा। और 3 दिन पहले छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, वहां राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी 2025 तक उनका प्रत्येक कार्यकर्ता जो है, उनकी जो पार्टी है वो डिजिटलाइज हो जाएगी। अब ये मुझे लगता है कि जनता के विवेक पर है कि वो समझे सोचे कि ये भारतीय जनता पार्टी बजट ला रही थी, उसका विरोध था, या सीधे सीधे वो राहुल गांधी को चुनौती दे रहे थे। वहीं पर कमलनाथ जी ने चुनाव बजट आने से पहले ही जिस प्रकार से निंदा करनी शुरू करी, जिस तरीके से महामहिम जी का अपमान किया, जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया, ये दिखा रहा है कि कितनी संकुचित सोच है